दोस्तों नमस्कार। आप इस समय हमारे YouTube चैनल AB एडिटोरिया पे तो अब इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जो होने वाली है 18 अप्रैल 2021 को। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान को। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो उसका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हम इसी क्रम में डिस्कस करेंगे। तो पहला आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लें कि इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत से साक्षात करने का एक तरीका है। इतिहास क्या है दोस्तों? इतिहास जो है हमारे जो पास्ट है उसका जो है साक्षात्कार कराता है। जो बीत चुका है उसको हम कैसे जान सकते हैं कि हम पुराने समय में क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे और हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा था। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? इतिहास को पढ़ के पता चलती है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जाने तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका का जो क्षेत्रफल कितना था, अब कितना है, और किस तरीके से अमेरिका जो है आगे संघर्ष करते हुए एक विश्व में आके प्रसिद्ध हो गया, कैसे उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो ये सब सारे बातें हमको कैसे पता चलेंगी? जब जो है अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे। इसी तरीके से सभी राष्ट्र का, सभी देश का अपना एक इतिहास होता है। तो जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ें हमको पता चलेंगी कि आज हम कैसे, हमारे अंदर परिवर्तन आया और हम कल कैसे थे। तो क्या हो जाएगा? इतिहास क्या होता है? जब हम पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं और जानते हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं कि तो वो इतिहास कहलाता है। भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जो शुरुआत होती है, क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत कह सकते हैं, कब होती है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के साथ ही होती है। तो चलिए हम इतिहास जान लिए क्या होता है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का क्या मतलब है? हम ये तो पूछ लिए कि हम ये तो जानना चाहते हैं कि हमारे दादा परदादा थे, या जो हम इस पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, या फिर जो प्राचीन काल के लोग थे किस तरीके से खेती करते थे, क्या इतना ही उन्नत खेती करते थे जितना अब करते हैं, और वो किस तरीके से घर बनाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, तो कपड़े कैसे सिलते होंगे, क्या उस समय भी मशीन रहती होंगी। तो ये सब सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी है दिमाग में। लेकिन ये सब तो हो गया कि हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए कोई ना कोई स्रोत होगा। तो ये सब बातें हमको कहाँ से पता चली? इतिहास में तो ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है किताब में एक, लेकिन इतिहास जब लिखा गया तो वो ये सब इतिहास कहाँ से लिखे? तो एक कोई ना कोई स्रोत होगा, कोई ना कोई चीज़ें देख के लिखा होगा। तो हाँ, तो ये इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशियों की यात्रा वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। साहित्यिक स्रोत क्या है? जितने भी प्रकार की प्राचीन काल में किताबें लिखी गई हैं, उन सारी किताबों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो पुराने समय की हमको जानकारी मिल जाएगी कि लोग, जो प्राचीन काल के लोग थे, किस तरीके से खेती करते थे, किस तरीके से वो रहते थे, स्त्रियों की समाज में क्या दशा थी, क्या वो पूजा पाठ में भाग लेती थी या नहीं लेती थी, प्राचीन काल के लोग क्या मूर्ति की पूजा करते थे या नहीं करते थे। ये सब हम जब वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे तो सारी जानकारियाँ हमको मिल जाएंगी। वेद है, इसी क्रम में अगर वैदिक साहित्य में देखें तो जो चारों वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांत है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये सारे ग्रंथ हमको प्राचीन काल की जानकारियाँ हमें देती हैं। अब बौद्धिक साहित्य है। बौद्धिक साहित्य क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म से लेके मृत्यु तक अगर हमको जानना है तो हमें बौद्धिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा कि बुद्ध के समय जितने भी मतलब ग्रंथ लिखे गए, जैसे जातक पिटक हो गया, त्रिपिटक हो गया, दीपवंश हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, ये सब सारे साहित्य बौद्ध साहित्य हैं जो बुद्ध से संबंधित जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उस समय के जितने भी राजवंश थे, जितने भी शासक थे, उनके बारे में भी जानकारी इसमें दी हुई है। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म के समय
कौन कौन से शासक थे। फिर जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? तो महावीर स्वामी के बारे में जानकारी के साथ साथ जितने 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जो उन्होंने सहयोग किया, वो सारी जानकारी हमको जैन साहित्य से मिलता है कि किस प्रकार जैन धर्म जो है विकसित हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, उसके 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे। तो ये सब सारी जानकारी हमको जैन साहित्य से प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य क्या है? धर्मेत्तर साहित्य में कह सकते हैं जितने भी लेखक हुए, जितने भी कवि हुए, जिन्होंने कुछ कविताएं लिखी, किताबें लिखी, नाटक लिखे, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी शासक के दरबारी कवि थे, लेखक थे या मंत्री थे, अमात्य थे। तो उन्होंने उस समय जो भी घटित हुआ वो अपनी किताबों में लिख दिया। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम देखते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें जो है मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में यूनान के इतिहास को भी जानना हो तो थोड़ा बहुत उसके भी स्रोत हमको यहाँ से मिलते हैं। कौटिल्य का नाम जो है अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो व्याकरण आज हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण, इसके जो रचनाकार हैं, जो रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं, जिससे हमें व्याकरण की जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है ये नाटक है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये पूरा जो उसका चित्रण किया गया है, पूरा नाटक बनाया गया है, वो मुद्रा राक्षस में बहुत अच्छे से उसका उल्लेख देखने को मिलता है। शूद्रक की मृच्छकटिकम। बाणभट्ट की हर्षचरित्र। हर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है बाणभट्ट की हर्षचरित्र से मिल जाती है हमको। कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी एक ऐसी बुक है, एक ऐसी कह सकते हैं कि सोर्स है इतिहास जानने का, जो कश्मीर के संपूर्ण इतिहास के साथ साथ जो उस समय के समकालीन जो राजवंश थे, जो शासक थे, उस सब सारे के बारे में जानकारी जो है राजतरंगिणी हमें देती है। अब नेक्स्ट स्रोत पे चलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? जितने भी हमको खुदाई में चीज़ें मिली, चाहे वो सिक्के हो जाएं, अभिलेख हो जाएं, स्मारक हो जाएं, भवन हो जाएं, मूर्तियां हो जाएं, गुफाएं हो जाएं, चित्रकला हो जाएं, कुछ भी हो जो हमको खुदाई से प्राप्त हुआ है, चाहे बर्तन हो जाए, कपड़े हो जाएं, सूती धागे हो जाएं, या फिर क्या कहते हैं अन्नागार हो जाएं, स्नानागार हो जाएं, कुछ भी हमको, हड्डियां हो जाएं लोगों के, कब्र हो जाएं, तो ये सब चीज़ें जो भी मिल रही हैं हमको खुदाई से, वो सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख। तो अभिलेख क्या हो? अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में पहला जो शिलालेख है वो है रूमदेई शिलालेख। ये किसका शिलालेख है? तो ये अशोक का शिलालेख है, जो बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो ये हमको किस शिलालेख से पता चलता है? तो रूमदेई शिलालेख से पता चलता है। दूसरा क्या है? शाहगौरा का अभिलेख। शाहगौरा का अभिलेख किसका है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कोष से धन निकालकर जनता की सहायता की आपातकाल की स्थिति में। अब जूनागढ़ का अभिलेख, यह रुद्रदामन का अभिलेख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा अभिलेख है जो पहला अभिलेख मान सकते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इससे हमको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है प्राप्त होती हैं। सबसे पहले स्वयंवर की जानकारी देता है। ये एक ऐसा मात्र अभिलेख है जो स्वयंवर की जानकारी देता है। आप देखते होंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरीके से सीता माँ का जो विवाह हुआ स्वयंवर पर आधारित था, द्रौपदी का विवाह हुआ, और भी बहुत सारे अन्य लोगों का। तो ये जो विवाह हो रहे थे वो समाज की एक प्रथा थी, लेकिन कैसे हमको पता है कैसे चलेगा कि जो आज भी कहीं ना कहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है दोस्तों जूनागढ़ के अभिलेख से, जिसमें ये विस्तृत जानकारी मिलती है कि पहले भी स्वयंवर जो है हुआ करते थे।
अब और क्या जानकारी देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो बनाया गया सुदर्शन झील है उसकी भी जानकारी हमको इसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है कि उस समय के राजा महाराजा भी अपनी सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झीलों का निर्माण करते थे। जैसे कि आज भी देखिए मनरेगा के तहत तालाब खुद रहे हैं और नदियाँ बनाई जाती, नदियाँ भी, नहरों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पहले भी ये व्यवस्था थी और इससे हम लोग इंस्पायर होकर आज भी वो सब कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में है। एरन अभिलेख जो है गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया अभिलेख है और ये पूरा जो है गुप्त वंश की जो राजवंश था उस समय, गुप्त वंश किस तरीके से प्राचीन भारत का एक कह सकते हैं स्वर्ण काल कहलाया। गुप्त वंश को स्वर्ण काल भी कहा जाता है प्राचीन भारत का। तो कैसे ये स्वर्ण काल बना और कितने राजा हुए, उन्होंने किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चलाई, उनका प्रशासन कैसे था, उनका सिक्के कैसे उन्होंने चलवाए, किस प्रकार के, और क्या कहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहाँ सती प्रथा के बारे में जानकारी हमको देता है कि सती प्रथा, वही सती प्रथा जिसका अंत राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है ख़त्म किया। लेकिन उस समय तो ख़त्म किया जाके मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? प्राचीन भारत के इतिहास से इसकी शुरुआत हो गई थी। गुप्त वंश के जो शासक था भानुगुप्त, उसका एक सेनापति था गोपाल राज। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने अपने आप को जो है गोपाल राज के साथ जलकर जो है सती प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन अब जो है इसका अंत हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख जो बीजापुर में है, और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख कह सकते हैं क्योंकि ये मात्र एक ऐसा अभिलेख है जो हर्षवर्धन को मतलब पराजित करते हुए दिखाता है। वातापी के राजा जो थे चालुक्य नरेश थे, उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास जो है हराया। ये बात जो है ऐहोल अभिलेख से पता चलती है और कोई भी दूसरा इतिहास में स्रोत नहीं है जो ये बताता हो कि हर्षवर्धन को पराजित भी किया गया था। भीतरी का अभिलेख, ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है। इससे हूणों के आक्रमण का पता चलता है कि किस तरीके से हूण भारत में आते हैं, जो कि मध्य एशिया के रहने वाले थे और आक्रमण करते हैं भारत पे। हूणों को इतिहास में मलेच्छ भी कहा गया है। ऐसे अभिलेख जो मतलब जितने भी अभिलेख हुए वो सब कहीं न कहीं इतिहास जानने के अच्छे स्रोत हैं क्योंकि ये अभी भी उपलब्ध हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। सिक्के। सिक्के क्या हैं? सिक्के बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से इतिहास जानने के स्रोत हैं क्योंकि इन पे जो है राजा हुआ करते थे उनके चित्र भी बने होते थे और बाद में जाके जब यूनानी आए तो इस पे डेट भी पढ़ने लगी और जिससे जो है राजवंश का एक क्रमबद्ध जो है अध्ययन कर सकते हैं और इतिहास लिखने में बड़ी आसानी होती है अगर डेट पढ़ा रहता है तो, क्योंकि डेट से हमें ये फिक्स हो जाता है कि कौन सा राजा पहले आया, कौन सा राजा बाद में आया। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम था जब इतिहास लिखने का भी और जानने का स्रोत है। सबसे पहले इसी क्रम में हम देखें तो सबसे पहला जो सिक्का भारत में चलाया गया वो आहत सिक्के चलाए गए। आहत सिक्के जो थे वो चांदी के सिक्के थे। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले जो भारत में था कोई मतलब चित्र नहीं होता था और नहीं डेटिंग होती थी सिक्कों पे, बस उसको किसी भारी वस्तु से पीट कर चपटा कर दिया जाता था और उससे जो है मतलब चलाए जाते थे। फिर शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने चलवाए? तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए? तो कुषाण वंश में जो है सोने के सिक्के चलाए गए और 100% जो शुद्ध सोना जो था वो सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए? तो कुषाण वंश के शासकों ने ही चलवाए। और जो सिक्कों पे मैंने बताया जो डेटिंग है और जो राजा महाराजाओं की जो आकृति कब से बनवाए जाने लगी, जब यूनानी भारत में आए तब उन्होंने ही ये प्रथा शुरू की कि सिक्कों पे राजाओं के भी चित्र होने चाहिए, कई आकृतियाँ होनी चाहिए और क्या कहते हैं दिनांक होनी चाहिए।
चलिए अब आगे चलते हैं। मूर्तियाँ। मूर्तियाँ भी इतिहास जानने के एक स्रोत हैं। ये मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा जो है मूर्तियों का निर्माण कार्य जो है कुषाण वंश में ही शुरू हुआ, और गुप्त काल में जो है मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। और ये किस शैली में थी? तो गंधार और मथुरा शैली में बनाई गई। जो गंधार शैली थी, इस पे कहीं ना कहीं जो यूनानी थे उनका एक तरीके से एक रूप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता था। अब विदेशी यात्रियों की वृत्तांत पढ़ते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका। विदेशी यात्रियों के जो यात्री थे जो आए, ये कैसे इतिहास जानने का स्रोत हो सकता है? क्योंकि उस समय बहुत से विदेशी भारत में आते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापार के संदर्भ में या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। जैसे फाहियान था, फाहियान भी मतलब कहीं ना कहीं बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आता है गुप्त के शासनकाल में 399 ईसा पूर्व जब आता है 399 ईस्वी में। तो जब यहाँ से जाता है 15-14 साल रह के, तो यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो लिखता है अपने यात्रा वृत्तांत में। तो उसको पढ़ने से भी हमको इतिहास के उस समय की जानकारी जो है हमें मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो एक तरीके से कह सकते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, और उस मौर्य साम्राज्य की सारी जानकारियाँ जो हैं हमको मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। फिर वेनसांग आया, अल्ब्रूनी आए, इस तरीके से बहुत से विदेशी यात्री आए और अपने यात्रा का वर्णन उन्होंने किसी न किसी किताब में किया, उन्होंने लिखा, और इसको पढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। तो तब तक के लिए दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।